नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में चुनाव से पहले 3 करोड़ कैश जब्त, पुलिस क्या करती है इन पैसों का, किसकी जेब में जाती है रकम, सब कुछ बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई कड़ी फटकार, पश्चिम बंगाल से जुड़ा है मामला और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर को देने के लिए कुछ नहीं, PM मोदी पर बरसे उमर अब्दुल्ला, पाकिस्तान को दी नसीहत, अपना घर संभालो। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कर्मचारियों ने दिखाई आंख, भजन लाल सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में मनाया ज्ञापन दिवस और दी चेतावनी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिश पर सरकार कब तक फैसला ले, इसकी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। इसीलिए ऐसा भी देखा जाता है कि कोलिजियम की सिफारिशों पर सरकारें कभी कभी देर तक कोई फैसला नहीं लेती। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। गुहार किसी और ने नहीं बल्कि एक राज्य सरकार ने लगाई है, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। उसका आरोप है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में केंद्र सरकार जानबूझकर देर कर रही है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 11 जुलाई के प्रस्ताव को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में चुनाव से पहले 3 करोड़ कैश जब्त, पुलिस क्या करती है इन पैसों का, किसकी जेब में जाती है रकम। जी हाँ दोस्तों, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का या फिर किसी ग्राम पंचायत का, इसे जीतने के लिए सभी दल पैसों का जमकर इस्तेमाल करते हैं और इस पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग भी अभियान चलाकर अवैध रूप से ले जाए जा रहे पैसों को जब्त करता है। अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को गुरुग्राम में 2.80 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस रकम का करती क्या है और आखिर में ये पैसा किसकी जेब से जाता है। चुनाव आयोग रुपए के दम पर इलेक्शन को प्रभावित करने से रोक लगाने के लिए इस तरह के कदम उठाता है और इस साल खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी देश भर में करीब 4,650 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी और 5 साल पहले 2019 में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी 3,475 करोड़ की नकदी जब्त की गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जब्त की जाने वाली इस नकदी का क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चुनाव के दौरान पकड़े गए पैसे जरूरी नहीं है कि मतदाताओं को बांटने के लिए ही जा रहे हैं और इस दौरान कोई बिजनेस के लिए तो कोई अन्य किसी काम के लिए भी नकदी लेकर चल सकता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर देता है कि वो किस काम के लिए पैसे ले जा रहा है और इसका कानूनी स्रोत भी बताता है तो उसे रकम वापस कर दी जाती है। आपको बता दें कि इस तरह की रकम को काले धन की श्रेणी में रखा जाता है। जाहिर है कि इनकम टैक्स कानून के तहत ये धन अवैध होता है और इसे इनकम टैक्स विभाग को सौंपना पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई कड़ी फटकार, पश्चिम बंगाल से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CBI को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही कहा कि यह नहीं हो सकता है कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले को लेकर की, जिसमें CBI ने अपनी याचिका में केसों को ट्रांसफर पश्चिम बंगाल से किसी दूर राज्य में करने की मांग की थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका दुश्मनीपूर्ण हो गई है। CBI ने दायर याचिका कर चुनाव के बाद हिंसा मामले के 40 से ज़्यादा मुकदमों को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत की अवमानना का मामला है। CBI को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते, उन्हें इससे राज्य की न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी याचिका के माध्यम से न्यायपालिका पर आक्षेप लगाते हुए निंदनीय आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कह रहे हैं कि जज गलत तरीके से जमानत दे रहे हैं। इस तरह आप सभी कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जजों की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर CBI की ओर से ASG SV राजू ने कहा कि यह अर्जी सही से ड्राफ्ट नहीं की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए नए सिरे से अर्जी दाखिल करने की इजाज़त दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन घटनाओं
घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई का कहना है कि राज्य का माहौल ठीक नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए केसों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर को देने के लिए कुछ नहीं, पीएम मोदी पर बरसे उमर अब्दुल्ला, पाकिस्तान को दी नसीहत, अपना घर संभालो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो जम्मू प्रांत में बढ़ती आतंकी हिंसा पर चुप रहते हैं, लेकिन वंशवादी राजनीति पर जोर देते रहते हैं। उनके पास जम्मू कश्मीर की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए, उसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्मचारियों ने दिखाई आंख, भजन लाल सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में मनाया ज्ञापन दिवस और दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान का कर्मचारी एक बार फिर सरकार की वादा खिलाफी के चलते आंदोलन की राह पर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की वेतन विसंगति संबंधित सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा के बाद भी समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किए जाने से प्रदेश के कर्मचारी संगठन नाराज हैं। इसी वादा खिलाफी के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिवस मनाया गया। इसमें जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो वो आंदोलन के लिए आगे मजबूर होंगे। दोस्तों, एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा की थी कि गत सरकार की ओर से गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार वेतन विसंगति संबंधी शेष सभी सिफारिश को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में दांव पर लगी सीएम योगी, शिवपाल सिंह यादव और अजय राय की प्रतिष्ठा, 3 सीटों पर सियासी संग्राम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर ली हैं। इस तैयारी के बीच बड़े नेताओं ने अलग अलग सीटों पर खुद मोर्चा संभाल लिया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरे जी जान से मिल्कीपुर जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की करहल की सीट की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव के कंधों पर है। साथ ही यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय को मंझवा सीट की जिम्मेदारी दी गई है और इन दिग्गजों के कंधों पर इन सीटों की जिम्मेदारी से इनकी साख भी दांव पर लग गई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद से अयोध्या में विकास के नए आयाम लिखने की शुरुआत से लेकर राम मंदिर को लेकर आए फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के हो रहे विकास के दावों के बावजूद अयोध्या लोकसभा सीट हारने का झटका पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब किसी भी हाल में इस सीट को अपने खाते में करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के कंधों पर मिल्कीपुर और कटेहरी की जिम्मेदारी मिली है। मिल्कीपुर सीट अब हॉट सीट बन गई है और इस सीट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और यहां का 3 बार दौरा कर करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिल्कीपुर को दे भी चुके हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ध्यान भटकाने के लिए लाया गया वन नेशन वन इलेक्शन, सरकार की कोई तैयारी नहीं, टीएस सिंहदेव का बयान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं दिग्गज कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन और मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच हुए हालिया पत्राचार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक और कमेटी बनाई गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में बिल को सदन में पेश किया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा, यह एक अपरिपक्व कदम है, कमेटी को पहले बनाना चाहिए था, कैबिनेट से पास कराने के बाद कमेटी बनाने का क्या औचित्य है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसको कैबिनेट से पास करवाया गया और अब आप एक और कमेटी बना रहे हैं। इसका मतलब कोविंद जी का योगदान काफ़ी नहीं है। अगर देश के लिए कोई नीति बन रही है तो चर्चा और विचार पहले होना चाहिए। ये दिखाता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उनकी तैयारी नहीं थी, इसको सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर भाजपा नेता द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिए गए तथाकथित विवादित बयान का जिक्र किया था। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा पीएम मोदी को लेकर कहे गए अपशब्दों को याद दिलाया। इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि जान से मारने की बात किसी ने नहीं कही, जीभ काटने की बात किसी ने नहीं कही, मोदी जी को आतंकवादी किसी कांग्रेस ने नहीं कहा। गोधरा कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि गोधरा कांड के समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या किसी ने देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा? लेकिन उनकी तरफ से ये पर्सनल स्टेटमेंट देना कि जो तेरी दादी के साथ हुआ वो राहुल गांधी के
के साथ होगा, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी तो राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही होगा क्या? पुलवामा आतंकी हमले और एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए थे, इस पर आर्मी और अमित शाह का स्टेटमेंट अलग अलग था। उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि उसको आर्मी पर विश्वास नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने सच्चाई सामने लाने की बात कही थी और कांग्रेस ने क्या पूछा था इस बात को सही तरीके से सामने नहीं लाया गया। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस 7 गारंटी से जीत लेगी हरियाणा चुनाव, 10 साल का सूखा होगा खत्म, गेम चेंजर बनेंगे वादे। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख तक मुफ्त चिकित्सा के साथ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। यही नहीं, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस ने गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 कमरों का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। आरक्षण के मसले पर बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस ने क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करने की बात कही है। वहीं फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया गया है। नौकरी के मामले में कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। लेकिन हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए क्या ये गारंटियां काफी होंगी? क्या महिलाओं को सीधे पैसे देने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? इन सब बड़े सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बगावत के आसार, बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस बीच बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीड जिले के गेवराई से विधायक लक्ष्मण पवार ने महायुति सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पैसे दिए पंचायत का एक काम नहीं हो पा रहा है। विधायक की माने तो राज्य में 3 पार्टियों की सरकार होने के बाद भी समस्या जस की तस है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बीजेपी को कहा अलविदा, चुनाव के दौरान धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस सहित दूसरे दलों में जा चुके हैं। पार्टी को एक और झटका पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह क्षेत्र करनाल में लगा है और यहां मोदी आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद जुनेजा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसी तरह हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने से नाराज सुमेर सिंह तंवर ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तंवर लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 साल में यूपी में होंगे 2 विधानसभा चुनाव, 2029 में होगी मध्यावधि मतदान। जी हां दोस्तों, यूपी में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उसका कार्यकाल मात्र 2 साल का ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू होने पर यहां 2 साल के भीतर 2 बार विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रदेश में वर्ष 1991 व 96 में भी लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कहते हैं कि रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि वर्ष 2024 के बाद देश में जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे उसका कार्यकाल 2029 लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से देखें तो यूपी में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होगा और उसके बाद वर्ष 2029 में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव कराने होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में बगावत जारी, सुमेर सिंह तंवर ने छोड़ी पार्टी, पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के नेता सुमेर सिंह तंवर ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 37 वर्ष से बीजेपी के लिए काम कर रहे तंवर के साथ साथ बड़ी संख्या में उनके सहयोगियों ने भी पार्टी छोड़ दी है और तंवर ने साफ किया है कि वो राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय हितों से जुड़े कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी षड्यंत्रकारी सरकार हर वर्ग को किया परेशान, बदलाव की लहर अब तेज। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुटी हैं, जिसके चलते नेता अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं और विरोधी पार्टियों पर तीखा बयान भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में भवानी में गांव धनाना पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम किसान, जवान, पहलवान व महिलाओं के खिलाफ अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर षड्यंत्रकारी सरकार होने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा धनाना गांव में भवानी खेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी
प्रदीप नरवाल व भिवानी से कांग्रेस व माकपा के संयुक्त प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश के पक्ष में रैली करने पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ एक व्यक्ति की तानाशाही, संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, संजय राउत ने एक देश एक चुनाव को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक व्यक्ति की तानाशाही है। ये विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ और ऐसे में एक साथ सभी चुनाव कराना जटिल व दूभर मार्ग हो सकता है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पार्टी आज से नहीं बल्कि शुरू से ही संविधान के खिलाफ काम करती आई है। अगर डायरेक्टली नहीं कर पाती तो इनडायरेक्टली करती है। ये सरकार संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, नवादा में दलितों पर अत्याचार पर भड़के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिहार के नवादा में दलित बस्ती को जलाने के मामले में नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। वहीं प्रियंका गांधी ने इस घटना को खौफनाक और निंदनीय करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 21 सितंबर को पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी, आम आदमी पार्टी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री नामित की गई आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी 21 सितंबर को पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू में फैसला किया था कि सिर्फ आतिशी शपथ लेंगी, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि उनकी सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के पास कुछ बचा नहीं, बस उलझाने के लिए खिलौना है वन नेशन वन इलेक्शन, कमलनाथ का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविड समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस कदम को लेकर सियासत तेज हो चली है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वो केवल और केवल राहुल गांधी की झूठी आलोचना कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल तरीके से लागू हो पाएगा। मान लीजिए इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और लोकसभा को भंग करनी पड़े तो वो क्या करेंगे? ये सबको उलझाने के लिए पीएम मोदी का एक खिलौना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में देरी पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार में एक बार फिर तकरार सामने आई है। दरअसल झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चलाए जाने की गुहार लगाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को इसकी जानकारी दी। सीजेआई ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर साफ किया जेएमएम का रुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस बात के संकेत दिए थे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर उनकी पार्टी का क्या रुख रहेगा। वहीं गुरुवार को हेमंत सोरेन ने कहा कि यह जनता के मतदान के अधिकार का अपमान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ देश इसे नहीं करेगा स्वीकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र में काम नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जीवित रहे तो चुनाव जब जहां जरूरत हो आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर, नवादा में 80 महादलितों के घर जलाए जाने पर बोले राहुल गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ मंडल के 6 जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में शहीद स्मारक से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक मार्च किया। कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार को फेल बताते हुए जमकर नारेबाजी की। अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। पुलिस वाले ही कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में लखीमपुर में दलित लड़कों की हत्या कर दी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंसाफ को रौंदने वाली नीति बेपर्दा, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक पर विपक्षी नेताओं ने खुशी जताई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि भाजपा सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ऐसी बर्बर कार्रवाइयों के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रौंदने वाली नीति एक नियत पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। वो समझ
समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर अन्याय स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला, अमित शाह पर जयराम रमेश का पलटवार। जी हां दोस्तों, मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति उतनी ही सामान्य है जितनी उन्होंने बताई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दौरा करने के लिए समय और रुचि क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि राज्य या वहां के राजनीतिक नेताओं से उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि सरकार स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है और घुसपैठ को रोकने के लिए म्यांमार के साथ देश की सीमा पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। मोदी 3.0 सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों पर संवाददाता सम्मेलन में शाह ने कहा कि पिछले सप्ताह 3 दिनों की हिंसा को छोड़कर मणिपुर में समग्र स्थिति शांत है और सरकार अशांत पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने के लिए काम कर रही है।